शाम तक कर कुमारस्वामी हुकूमत जाने के बाद कर्नाटक में नई हुकूमत को लेकर चर्चा हो रही है और आला कमान की हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी रियासत में नई हुकूमत की दावेदारी पेश करेगी। बीजेपी का दावा है कि सभी अरकान असेंबली खुश हैं क्योंकि कुमारस्वामी हुकूमत की पॉलिसी से सभी परेशान थे। ज्यादातर अरकान ने उम्मीद जताई है ज्यादातर अरकान ने कि बहुत जल्द येदियुरप्पा की क़यादत में बीजेपी हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगी। आज पूरे दिन उनके घर पर सियासतदानों का मेला लगा रहा। सभी उनको मुबारकबाद देने और चेहरा दिखाने के लिए परेशान रहे। हालांकि बीजेपी लीडरान का कहना है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि पूरे मामले में स्पीकर, अदालत और गवर्नर की शमूलियत रही है। इन्हीं बातों को लेकर साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा की रिहाइशगाह पर मीटिंगों का दौर चल रहा है। वाज़ेह है कि इन कई दिनों से चल रहे तनाज़े के बीच ऐवान में कल फ्लोर टेस्ट कराया गया, जहां अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहे कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा। We are taking a legal opinion and we are contacting our High Command Amit Shah ji, Party President Nadda ji. So after that clearance, so naturally we have to call the party meeting, party legislative meeting. We have to elect Mr. Yediyurappa as the party president. Then we will go to governor. This is the procedure. So we are waiting for the Delhi approval. So after that we will forward. That is the thing going on. उधर सियासी आदादोशुमार में नाकाम रही कांग्रेस आगे की हिकमत अमली तैयार करने में जुट गई है। असेंबली में अक्सरियत गंवाने के बाद लीडरान ने अपना गुस्सा बागी एमएलए पर दिखाता है वो नजर आए। पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त के जरिए कुमारस्वामी हुकूमत गिराई है, जिसका वक्त आने पर आवाम सही जवाब देगी। जबकि हालांकि पार्टी को स्पीकर के अलावा गवर्नर और अदालत पर भी नजर लगी हुई है पार्टी की। वाज़ेह है कि स्पीकर के पास बागी अरकान के नाअहल करने की शिकायत पार्टी पहले ही कर चुकी है और स्पीकर ने भी इस स्पीकर का आईनी से हक बताया है। और सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु का। फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे रिपोर्टर जयपाल शर्मा। उनसे बात करते हैं, ताज़ा अपडेट लेते हैं। जयपाल, फिलहाल मौजूदा सूरत हाल क्या है? गवर्नर की दावत क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है हुकूमत साजी के लिए? क्या कुछ हो रहा है ये जरूर बताइए। जी देखिए, इस बात के सुबह से कयास लगा जा रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी ओर से गवर्नर से मुलाकात करेगी और वहां पर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लेकिन उससे पहले लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होनी थी। हालांकि आज लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन जो दिल्ली से एक जो परिवेक्षक आने से और पार्टी का एक निर्देश आना था वो अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि सुबह में येदियुरप्पा जो है अपने घर से निकले और उसके बाद जो आरएसएस के ऑफिस गए, वहां जाकर के उन्होंने से मुलाकात की और कहा कि वो पार्टी के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है आज यहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग भी नहीं हो पाई है और न ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहुंची है राजभवन तक अपने दावे को लेकर के। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि अभी बागी विधायकों का जो मामला है वो अभी स्पीकर के सामने है। उनके स्पीकर न तो स्वीकार किए गए हैं, न ही उन्हें वैध करार दिया गया है। और दूसरी ओर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो गठबंधन के बिल्कुल, हमने भी अपने दर्शकों को, अपने नाजरीन को बताया जयपाल की बहुत जल्दबाजी में बीजेपी नहीं है, चूंकि मामले में गवर्नर भी हैं, बीच में कोर्ट का भी इसमें कहीं ना कहीं स्टैंड रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो सारी चीजों पर वेट किया जा रहा है और ये तो तय है कि येदियुरप्पा की क़यादत में ही कर्नाटक में हुकूमत कायम होने जा रही है या कुछ और चर्चाएं भी हैं? जी नहीं, जहाँ तक येदियुरप्पा का सवाल है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास येदियुरप्पा से बड़ा चेहरा नहीं है। पार्टी में भी ऐसा कहीं अब तक ऐसा नजर नहीं आया है जैसे कि कोई येदियुरप्पा के मुकाबले में खड़ा होकर के दावा अपना करना चाहता हो। इस तरह की कोई भी बातें अभी तक सामने में नहीं आई है क्योंकि येदियुरप्पा के नेतृत्व में ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। जो 2018 का चुनाव हुआ था वो भी येदियुरप्पा के नेतृत्व में हुआ था। उस वक्त वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और साथ के साथ जो है विधायक दल के नेता भी हैं। तो ऐसे में फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि येदियुरप्पा के नाम को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। सिर्फ हालात पर नजर रखे हुए हैं। हालात क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाहती है कि 2009 में जब सरकार बनाई थी उस दौरान जिस तरह के उनको अनुभव हुए थे उस तरह के अनुभव दोबारा न है, इसलिए हर चीज को सोच समझ करके उसके बाद ही कदम उठाए गए और इसीलिए थोड़ा सा वक्त भी जरूरी लिया जा रहा है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इसमें वो जल्दी इसके ऊपर में केंद्र की ओर से निर्देश भी आएंगे और आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आज इस तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। शुक्रिया आपका जयपाल शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए बेंगलोर से। एक तरफ में मॉब लिंचिंग जैसे गैर इंसानी और बुज़दिलाना अमल हो रहे हैं तो दूसरी जानिब लीडरान सियासी मफाद के लिए उसे भड़काने का भी काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई की इश्तियाल अंगेज तकरीर आज फिर सुर्खियों में है। तेलंगाना के करीमनगर में हुए एक इजलास के दौरान एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में जोश भरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने पुराने बयान की तरफ इशारा कर एक नई बहस छेड़ दी। कोई भी आरएसएस वाले कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्तगीर तंजीमों को अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात दोहराते हुए लोगों से मजबूत बनने का मशवरा भी दिया। ओवैसी ने कहा कि दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, जबकि लोग उसी से डरते हैं जो डराना जानता है। मुझे शेर बनना नहीं है, मैं जो भी हूँ खुश हूँ, जैसा भी हूँ खुश हूँ, मगर मैं अपने नौजवानों को शेर बनाना चाहता हूँ। तो नमाज पाबंदी से पढ़ो, शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो, शेर बनना है तो मसाजिदों का आह्वान करो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो, शेर बनना है तो गरीबों की मदद करो। खुद ब खुद तुम शेर बन जाओगे और कोई चाय वाला इस शेर के साथ। लंबी बीमारी के बाद अवाम के बीच नजर आए छोटे ओवैसी हो या दूसरे लीडरान, ऐसे बयानात से नफरत और बिखराव ही पैदा होगा अपने नौजवानों को शेर बनाना चाहता हूँ, जो न समाज के लिए बेहतर है और न ही मुल्क के लिए। हालांकि जरूरत है हुक्मरानों के जागने की, जो मॉब लिंचिंग जैसी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भी खामोशी अख्तियार किए हुए है, जिससे ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है और आपसी भाईचारा तार तार करने वालों को मौका भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा को लेकर मुस्लिम लीडरान मुहतात नजर आ रहे हैं। जानवरों की कुर्बानी को देखते हुए तेलंगाना के वजीर दाखिला ने कौमी यकजहती के लिए एक गाय का एहतराम करने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपके मीडिया के जरिए मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, गाय को मतलब मैं आपके मीडिया के जरिए मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ। आपसी भाईचारे को मजबूत रखने की गरज से वजीर दाखिला तेलंगाना ने शानदार पहल की है। अपने हमवतन हिंदू भाइयों के अकीदे को देखते हुए गाय की कुर्बानी न करने की उन्होंने अपील की है। हुक्मरा जमात टीआरएस के रुकनियत की मुहिम में पहुंचे महमूद अली ने लोगों से हैदराबाद के भाईचारे का भी हवाला दिया। गाय को मत लाइए आप, गाय की कुर्बानी से एहतियात कीजिए। जिस धर्म में गाय का इज्जत की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा की जाती है, आप उसके बजाय छोटे कुर्बानी दीजिए, बकरे के कुर्बानी दीजिए। हिंदू मजहब में गाय के अकीदे की इज्जत करते हुए महमूद अली का बयान काफी मायने रखता है। मौजूदा हालात में गाय के नाम पर नफरत की सियासत शबाब पर है। गौकशी के शुबे में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। कुर्बानी के महीने में ऐसे हाथ को लेकर दानिशवरान फिक्रमंद हैं। ऐसे में कानून और इंतजामात के साथ साथ मजहबी और समाजी लोगों को सामने आने की जरूरत है, ताकि मुल्क में हजारों साल से चली आ रही आपसी भाईचारे की रिवायत बरकरार रहे। जी मीडिया के लिए हैदराबाद से प्रसाद होसेकर की रिपोर्ट। और हैदराबाद के
उर्दू हॉल में 4 नई किताबों का रस्म इजरा अमल में आया, जिसमें मेहताब कदर की सफरनामा, रशीदुद्दीन की बारूद की इज्जत पर, अतायाब एजाज की तन्हाई का साज अहम है। और इस मौके पर आंध्र और कर्नाटक के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन भी मौजूद रहे। तेलंगाना की उर्दू एकेडमी के हालात का जायजा लेने पहुंचे दोनों जिम्मेदारान के साथ एक वफ्द भी था। किसी तकरीब में 3 रियासतों के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का शामिल होना काफी चर्चा का सबब बना रहा। बहुत सी मसरूफियात हुकूमत की उथल पत्थल के बावजूद भी मैं यहाँ पर इसलिए आ गया कि आइंदा आने वाले दिनों में उर्दू एकेडमी हमारी जो काम कर रही है उसका तरीक़ाकार क्या है और यहाँ की उर्दू एकेडमी का तरीक़ाकार क्या है, फिर आंध्र प्रदेश की उर्दू एकेडमी का तरीक़ाकार क्या है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आया हूँ। वैसे अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा है कि मैं जब से कर्नाटका उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना 2 और 3 तारीख को जश्न उर्दू मनाया, जिसमें कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से 65 किताबों का इजरा हुआ और 56 कलमकारों को इनामात से नवाजा गया, जिसकी रकम 26 लाख से ज़्यादा हमने इनामात में दी। हमारा बजट आंध्रा और कर्नाटका, ये तेलंगाना उर्दू एकेडमी के 10% का बजट है मेरा। यहाँ 20 करोड़ का है तो मेरा 2 करोड़ 15 लाख का बजट है। इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि इन लोगों से, इन हजरात से तबादील ख्यालात करके मेरे बजट में बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, इन चीज़ों के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। जिद्दा में जो एसोसिएशन कायम है गुलबन, उसके ज़ेर एहतमाम आज जो है 4 दोस्त और 4 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। माशाल्लाह इसके जो है मेहमान खुसूसी में हमारे मुबीन मुनव्वर साहब, जो तेलंगाना उर्दू कर्नाटक उर्दू एकेडमी के जो सदर नशीन हैं और चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर नोमान जो आंध्र प्रदेश के जो है उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से आली जनाब एहसन साहब IPS ऑफिसर भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। और इन किताबों पर हमारे मोहतरमा खमर जमाली साहबा ने और हमारे खदर साहब ने भी और उनके अलावा जो है दीगर साहब ने भी अपना जो है बहुत ही कीमती तबसरा जो है इन किताबों पर किया। और माशाल्लाह इसमें जो है न सिर्फ नसर की किताबें भी थी बल्कि उसके साथ साथ एक जो है शेरी मजमुआ भी इस किताब में रस्म इजरा था।